प्रकाश जी, यही सवाल आपके लिए। सर, अगर सवाल यह है कि अभी जो पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ घटा है उसको लेके किसका समर्थन किया जाना चाहिए, कितना किया जाना चाहिए या किसकी मजम्मत की जानी चाहिए, अगर सवाल यह है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती है कि आप किसी भी सिचुएशन में इस तरीके के बड़े पैमाने पे आप हिंसा को किसी भी तरीके से सही ठहराएं। अगर ये बात सिर्फ मार काट, बम बारूद, बर्बादी की बात है। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक, अगर हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल की नजर में या दुनिया के और बहुत सारे देशों की नजर में, तो क्या एक और इजराइल एक नेशन स्टेट है, तो क्या एक आतंकी संगठन का, सो कॉल्ड आतंकी संगठन का जो तरीका है काम करने का, क्या एक नेशन स्टेट को जो अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहता है, जो अपने आप को दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक के सिद्धांतों आदर्शों पे चलने का दावा करता है, जो करीब 5 साल पहले आधिकारिक रूप से एक जेविश स्टेट हो चुका है, क्या उसे भी वही सारी चीजें करनी चाहिए? और ये बात सिर्फ आज के लिए नहीं है जो गाजा में हो रहा है। वेस्ट बैंक में पिछले साल को 2022 को पिछले कई दशकों के इतिहास में सबसे बुरा साल कहा गया। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, जेनीन में बाकायदा अटैक हुआ, ग्राउंड इन्वेजन हुआ। जेनीन भी एक बहुत बड़ा एक रिफ्यूजी कैंप बन गया वो शहर। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मैं उन चीजों में नहीं जाना चाह रहा हूं कि 48 में क्या हुआ जब 8 लाख फिलिस्तीनियों को मारा गया और इजराइल की नींव रखी गई। और अब विडंबना कहें, दुर्भाग्य कहें, चाहे जो कहें, उस समय फिलिस्तीन का जो सबसे बड़ा पैरोकार था वह सोवियत संघ था। जब बेन गुरियों ने इजरायली स्टेट की स्थापना की घोषणा की तो उसके 11 मिनट के बाद मॉस्को रेडियो से अनाउंसमेंट हुआ उसका, और करीब कुछ दिनों के बाद वो पहला राष्ट्र था यूएसएसआर जिसने उसको मान्यता दी। सिर्फ बात मान्यता की नहीं थी, चेकोस्लोवाकिया से बाकायदा हथियार सप्लाई कराए गए। और आप जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो परिस्थितियां बनी थी उसमें चेकोस्लोवाकिया जो है वो कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस में, वो जो देश थे पूर्वी यूरोप के, उसमें से एक महत्वपूर्ण देश था। वो नकबा है, उसका एक इतिहास है। उसमें चलिए कितनी जमीनें गई नहीं गई, 67 के वार में क्या हुआ, 73 के वार में क्या हुआ, ये रोज जो सेटलर्स बन रहे हैं, जो रोज हम देखते आते हैं कि उनके जैतून के पेड़ काटे जाते हैं, उनके कुओं में सीमेंट भरा जाता है। और सबसे खतरनाक बात और बड़ी अजीब सी बात कि गाजा में जो राशन पानी जो इजराइल मुहैया कराता है, जो जाने देता है, उसको वो काउंट करता है कि एक आदमी को मिनिमम कितनी कैलोरी चाहिए, और उसको भी कई तरीके से ले जाने का सारा कुछ उस पर पाबंदियां हैं और तमाम चीजें। जो फलस्तीनी हैं, जो मतलब जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का क्षेत्र है, गाजा या वेस्ट बैंक का एरिया, इसके लोग जो जाते हैं इसराइल में काम करने डेली, उनके साथ चेक पोस्ट पर क्या होता है, आने और जाने में दोनों तरफ रोज के कितना ह्यूमिलिएशन होता है, उनकी पगार या उनके वेतन भत्तों का क्या हिसाब है, वो भी देखा जाना चाहिए। जो इजरायली स्टेट है उसकी 20-21% आबादी जो है वो नन जेविस है। उसमें मुसलमान फिलिस्तीनी हैं, उसमें द्रूज हैं, उसमें बिदोइन हैं, उसमें क्रिश्चियन। उनके साथ क्या व्यवहार होता है? एक बहुत ऐतिहासिक, मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा कि बहुत मतलब जमाने से, सैकड़ों साल से एक परंपरा है वहां पे जेरूसलम के भीतर कि जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चर्च हैं और भी जो उनके उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि न सिर्फ टैक्स लगाया जाए बल्कि उनकी जमीनों का भी अधिग्रहण हो। बात जेरूसलम की है तो जेरूसलम के बारे में एक इंटरनेशनल अकॉर्ड्स हैं जिसमें इजराइल ने खुद साइन किया हुआ है कि दो देश बने और जो
पश्चिमी हिस्सा है इजराइल का, जेरूसलम का, वो इजराइल के हिस्से में जाए और पूर्वी जेरूसलम फिलिस्तीन की राजधानी बने। लेकिन पूर्वी जेरूसलम के भीतर लोगों को अपने उनके घरों से निकाल के, उनको गिरफ्तार करके और उन घरों में जबरदस्ती जो है यहूदी परिवारों को बसाया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी बेचना, मतलब मान लीजिए कि एक फिलिस्तीनी दूसरे फिलिस्तीनी को अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो आप सोचिए कि ये पहाड़ तोड़ने जैसा है। ये और एक छोटा सा उदाहरण कि किस तरीके का क्लैंप है इजराइल का। न सिर्फ ये कि लोग बोल देते हैं इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है। भाई झगड़ा कैसे होगा? दो मिलिट्री में झगड़ा होगा, दो देश में झगड़ा होगा। यहाँ तो जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है उसके पास न उसकी मिलिट्री है, पुलिस है, वो उसके पास क्या बंदूक होगी यह इजराइल तय करता है कि आप कौन सा हथियार रखेंगे। उसकी बाकायदा जो है रेगुलर उसकी चेकिंग होती है। जब मर्जी तब वेस्ट बैंक में घुस सकता है इजरायली दस्ता। एक उदाहरण मैं देता हूँ, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे हमारे, वो गए थे इजराइल फिलिस्तीन की यात्रा पे। तो अपने साथ उन्होंने रमल्ला में या कहीं पे फिलिस्तीनी यूनिवर्सिटी है उसके लिए उन्होंने वहां एक ऑडिटोरियम बना था, उसके लिए वो यहाँ से साउंड सिस्टम लेकर गए थे गिफ्ट देने। ये भारत की तरफ से है, वो एकॉस्टिक वगैरह का था। राष्ट्रपति पहुंच गए रमल्ला, लेकिन वह सामान बाद में पहुंचा क्योंकि इजरायली अथॉरिटीज ने कहा कि हम इसको चेक करेंगे। यह सारी चीजें हैं। तो अगर बहुत बड़ी, मान लीजिए कि मैं गांधी के देश का हूं, मैं बुद्ध के देश का हूं, मैं मेरी दिलचस्पी या मेरा झुकाव जो है मानवतावाद के प्रति है, मार्क्सवाद के प्रति है, साम्यवाद के प्रति है, तो मुझे दुख व्यक्त करने का एक रिचुअल, एक कर्मकांड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इजराइल फिलिस्तीन के बारे में अगर मैं वह कर्मकांड करने चलूं तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊंगा। और वह रोज का किस्सा है, वो एक दिन का किस्सा नहीं, रोज का किस्सा है। और सारी चीजें जो हो रही हैं वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के खिलाफ हो रही हैं, वो अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन की जो उन्होंने जो साफ साफ कहा है बार बार, जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के जो विदेश विभाग ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, और फ्रांस और शायद जर्मनी ने, एक और महत्वपूर्ण देश ने कहा है कि गाजा को जो हम असिस्टेंस देते हैं वो हम देते रहेंगे। उन लोगों ने भी कहा कि आप सेटलर्स को मत वो करिए, मत बसाइए। एक आखिरी बात मैं कहूंगा कि इजराइल को बने हुए लगभग 75 साल हुए, 75-76 साल हुए हैं। इनमें 1/3 से ज्यादा समय बीबी नेतन्याहू का शासन रहा है बतौर प्रधानमंत्री, लगभग 30 साल। आज जो हम इस जेविश स्टेट को देख रहे हैं, जो कि अब आधिकारिक रूप से एक यहूदी राष्ट्र है, तो उसे हमें बीबी नेतन्याहू की इमेज में देखना चाहिए। सिमोन पेरेज ने क्या किया, उनका यासर अराफात से समझौता हुआ, बेन गुरियों कैसे था, मैं खुद बेन गुरियों का कई मामलों में बहुत प्रशंसक हूं। लेकिन आज का जो इजराइल है वो बीबी नेतन्याहू का उनकी प्रतिछाया है। और मैं अपनी बात खत्म करूंगा बीबी नेतन्याहू के 2 भाषणों से, 2 वीडियो से जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक वीडियो है जब वो 27 साल के हैं और पश्चिम में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया बाकायदा एक टेलीविजन चैनल को, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि इनके, मतलब फिलिस्तीनियों के, मुसलमानों के दुनिया में 50 देश हैं, उनको 91वां देश क्यों चाहिए? वो कहीं भी जाकर रह लें। मतलब वो सिरे से खारिज करते हैं कि 2 नेशन 2 स्टेट जो रेजोल्यूशन है उसको मैं नहीं मानता। यह 27 साल के नेतन्याहू का बयान है। 2001 में एक फैमिली गैदरिंग है उनकी, खाना पीना चल रहा है, उसका एक वीडियो काफी समय पहले लीक हुआ था, जिसमें वो बता रहे हैं कि उन्होंने कि अरे अमेरिकन को तो घुमाना बहुत आसान काम होता है, और मैंने कब साइन किया अराफात के साथ। तो उसमें वो कहते हैं कि 100% देने से बेहतर है कि 2% देना। तो मैंने इतना मान लिया, लेकिन मैंने मिलिट्री विड्रॉल की बात नहीं मानी। और वो कहते हैं कि इनको न डरा, इनको हमेशा डरा के रखो। और आज हम देख रहे हैं बीबी नेतन्याहू को, मतलब 27 साल का एक नेता जो राजनीति में अभी आ रहा है और 72 साल का एक प्रधानमंत्री जी। तो
इस व्यक्ति ने अपनी छवि के हिसाब से, और आप देखिए बीबी नेतन्याहू की क्या क्षमता रही है, इन्होंने बराक ओबामा से पंगा लिया, इन्होंने बाइडेन से पंगा लिया, इन्होंने यूरोप को धक्का बताया, आपने बीच में देखा होगा कि आना जाना बंद हो गया था। और आखिरी बात मैं कहूंगा कि जब प्रेसिडेंट ट्रम्प के टाइम में अब्राहम एकॉर्ड हुआ, उसमें उसकी निटिग्रिटी में नहीं जाते हैं, लेकिन उसमें एक चीज थी कि ईस्ट जेरूसलम भी इजराइल का है, और बाकायदा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अमेरिकी दूतावास का एक कार्यालय वहां पे उद्घाटन करवा दिया। लेकिन आप देखिए कि उतना ज्यादा प्रोवोकेशन के बावजूद उस समय कोई हिंसा नहीं हुई। सबने कहा कि सिंबॉलिक है, चलो देख लेते हैं, ये है वो है। लेकिन यह बात आज से नहीं, कई दशकों से कही जा रही है कि न सिर्फ फलस्तीनियों के लिए बल्कि पश्चिम एशिया के और अफ्रीका में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके लिए अल अक्सा मस्जिद जो है वो रेड लाइन है। और पिछले दिनों इनके यहाँ इनकी गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो ओपनली बोलते हैं कि यार इतना वेट कौन क्या करना है, घुस जाओ, तोड़ दो मंदिर, वहां अपना मंदिर बना लो, इनका मस्जिद तोड़ दो। और ये लगातार वहां पे मिलिट्री भी जाती है, इजरायली पुलिस जाती है, और सेटलर्स बंदूक लेके जाते हैं। ये सब इस सबके पास ये वीडियोस अवेलेबल है। इसलिए ये चीज जो थी वो एक रेड लाइन हुई और ये मसला यहाँ गया। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि अभी तो कितनी कैजुअलिटी की बात हो रही है कि भाई 1000 उधर मारे गए हैं, 1000 इधर मारे गए हैं, शायद इधर 1500-2000 हो जाए जब तक सीज फायर हो, ऐसे कैलकुलेशंस हो रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कुछ साल पहले ही 30,000 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए। बिल्कुल बिल्कुल।